छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं स्पर्श का अध्याय वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन को लेकर आए हैं। छात्रों, मेरा नाम है श्यामराव रावले। मैं एक हिंदी अध्यापक हूं तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हूं। निश्चित अभी मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में अच्छे से अच्छे बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। देखते हैं छात्रों, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो उसकी प्रस्तावना, प्रकाश और रंगों के रहस्य को समझने वाला महान वैज्ञानिक कौन? अर्थात ही पाठ के अनुसार चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो आइए वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक नोबेल पुरस्कार प्राप्त चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के बारे में, जिसके रचनाकार है धीरंजन मालवीय जी। तो देखते हैं सबसे पहले धीरंजन मालवीय जी का परिचय। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुअरुआ गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक तो पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे हैं। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी है, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात यानी जग प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। तो पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ में धीरंजन मालवीय जी क्या कह रहे हैं, देखो। प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। वेंकटरमन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ ही बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक अभिभूत थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकटरमन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी जी से मिला है, जो इस समय जेल में है। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक श्री रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। तो देखते हैं छात्रों, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन। पेड़ से सेब गिरते हुए लोग सदियों से देखते आ रहे थे। पेड़ यानी वृक्ष, सेब यानी सफरचंद, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। उसका रहस्य यानी भेद, राज। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा, नीलवर्ण, नीला रंग, वर्ण यानी छात्रों रंग, विराट का अर्थ बहुत विशाल, नीलवर्णीय आभा, आभा का अर्थ तेज, को भी असंख्य, अनगिनत, असंख्य यानी लोग आदिकाल से, आरंभ से देखते आ रहे थे। मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को, इस आभा पर बड़े रहस्य का जो पर्दा है, भेद है, उसे हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। बात सन 1921 की है, जब
जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना, बारीकी से देखना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में, जो नीली तेज कहिए प्रकाश कहिए, आभा में घंटों खोए रहते थे, डूबे रहते थे, खोए का अर्थ। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे। भावुक प्रकृति केवल भावना प्रधान ऐसे प्रेमी नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। जिज्ञासा यानी छात्रों जानने की इच्छा कि क्या है उसका राज, सशक्त मजबूत। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? कुछ और क्यों नहीं, रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, खोजने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। जब उन्हें जवाब मिला तो जग प्रसिद्ध, जग में मशहूर बन गए। तो देखते हैं रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। रामन जी का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। इनके पिता चंद्रशेखर रामन जी के पिताजी 2 विषय छात्रों कृति के लिए गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अधिक बढ़ चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति का अर्थ, जिन 2 विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। उनकी सशक्त यानी बलशाली मजबूत, नींव यानी आधारशिला। छात्रों, नींव यानी आधारशिला उनके पिता ने तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। देखो, उनकी शिक्षा भी वहाँ पर तिरुचिरापल्ली और मद्रास से हुई। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। हासिल यानी छात्रों प्राप्त, अधिक अंक उन्होंने प्राप्त किए। देखो, यहाँ पर हमारे पाठ्यपुस्तक की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह है सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। मस्तिष्क यानी दिमाग, विज्ञान के भेद, रहस्य, पर्दा को सुलझाना, छुड़ाना, समाधान करना के लिए बचपन से ही बहुत व्याकुल रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। शोध कार्य यानी अनुसंधान, अन्वेषण। शोध कार्य का अर्थ खोज कार्य, खोजबीन। यह कार्य उन्होंने कॉलेज के समय में, महाविद्यालय के समय में दिलचस्पी यानी छात्रों रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। मैगजीन यानी पत्रिका, इसमें प्रकाशित छप कर आया था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दे। उनकी दिल की यानी हृदय की, दिली का अर्थ हृदय की इच्छा यही थी कि वे सारा कार्य, शोध कार्य जो खोजबीन में लगाना चाहते थे, समर्पित यानी अर्पित करना, त्याग देना इस कार्य में। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। पर उन दिनों, उस समय शोध कार्य को पूरे समय अपना एक क्षेत्र बनाना, कैरियर बनाना के रूप में अपनाने की कोई खास एक विशेष व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। बुद्धिमान, जिनकी बौद्धिक क्षमता विलक्षण हो, बुद्धिमान हो, प्रतिभावान का अर्थ छात्र सरकारी नौकरी करने की ओर लालायित थे, आकर्षित थे, बड़ी उनकी इच्छा हुआ करती थी। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। रामन भी अपने समय के योग्य पूरी तरह से उन छात्रों की तरह भांति यानी भारत सरकार के वित्त विभाग में एक अधिकारी, अफसर यानी बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता, अभी का कोलकाता में हुई। तैनाती यानी नियुक्ति। छात्रों, कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। झुकाव, रुझान का अर्थ कि उन्हें वो खोजबीन की आदत है, रुझान यानी झुकाव।
दफ्तर यानी कार्यालय से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते। और देखो, फुर्सत यानी खाली समय या अवकाश मिलते ही वे वापस आते समय बहु बाजार जाते, जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। बहु बाजार में वहाँ पर यह प्रयोगशाला का नाम है छात्रों, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी। अनूठी यानी अनोखी, अद्भुत, अनूठी का अर्थ, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र पाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। जिसे कोलकाता एक प्रसिद्ध डॉक्टर जिनका नाम है महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत और लगन यानी पूरी तरह से निष्ठा के बाद इसे खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, पूरी तरह से विज्ञान के प्रति सभी को सचेत करना। चेतना का अर्थ छात्रों ज्ञान है। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। उद्देश्य बड़े थे, महान थे, आदर्श उद्देश्य थे, उद्देश्य यानी लक्ष्य, ध्येय के बावजूद इस संस्था के पास साधनों की कमी थी। नितांत पूरी तरह से, यहाँ पर अभाव का अर्थ कमी है, नितांत का अर्थ बिल्कुल कमी थी, अभाव का अर्थ कमी है। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। रामन इस संस्था में प्रयोगशाला में काम चलाऊ, जिससे काम चले, काम चलाऊ का अर्थ है जिससे काम चले, ऐसे उपकरण यानी साधन, उपकरणों यानी साधनों का इस्तेमाल का अर्थ उपयोग करते हुए शोध कार्य, खोज कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। नाथपंथियों का एक योग का प्रकार है, उसे हठ योग कहते हैं। उसे एक आधुनिक हठ योग का ही उदाहरण था कि लगातार जितने साधन उसमें वो कार्य करते, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता। और देखो, एक व्यक्ति साधना करने वाला साधक दफ्तर में यानी कार्यालय में कड़ी यानी लगातार मेहनत, अधिक मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार में एक मामूली का अर्थ साधारण सी, मामूली का अर्थ है साधारण सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी यथाशक्ति के जोर से, अपनी यथाशक्ति नहीं छात्रों, इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में एक अच्छी तरह से मजबूत, समृद्ध का अर्थ बलशाली बनाने का प्रयास करता। प्रयास यानी प्रयत्न। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। उन्हीं दिनों वाद्य यंत्र तरह तरह के हम देखेंगे छात्रों, आगे वाद्य यंत्र आए हैं। कोई वीणा हो, सितार हो, ये वाद्य यंत्र है, इनकी ओर आकर्षित हुए। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। उसमें कौन कौन सी बातें भीतर, उसके और परतें, उसके भीतर तक जाना। वाद्य यंत्र की तरंगे है, लहरें है, ध्वनि की लहरें है, इसमें खोलने का प्रयास करते। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। इस समय उन्होंने अनेक वाद्य यंत्र जिनका अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी, हमारे देश में बनाए गए तथा दूसरे देश में बनाए गए यानी विदेशी, दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। और यह तो कलकत्ता का नाम वर्तमान में कोलकाता है, यह तो आप सभी को भी पता है। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में वहाँ वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए। वाद्य यंत्र पर शोध कार्य करने लगे रामन जी, तो दौरान उनके अध्ययन के दायरे यानी क्षेत्र में जहाँ वायलिन वाद्य यंत्रों का नाम है, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य ही आए। कृति भी आएगी, प्रश्न भी आएगा। वही वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। और ये हमारे भारतीय देशी वाद्य, वीणा है, तानपुरा है और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की। एक भ्रांति को तोड़ने का प्रयास किया, पश्चिमी देशों की कोशिश की
कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है, और इसे उन्होंने ऐसा लगता है कि विदेशी वाद्य अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय वाद्य भी सर्वोत्तम है, और उस घटिया वाद्य है ऐसी उनकी मान्यता को तोड़ने का प्रयास किया। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे, कंपन यानी तरंगों की प्रवृत्ति, थरथराहट या कंपन का अर्थ, कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। अधिक शोध कार्य, संशोधन, अन्वेषण पर उन्होंने लिखे पत्र भी छपे। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उस समय के शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद, जिनका नाम है सर आशुतोष मुखर्जी, इस बुद्धिमान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। निर्माण, सृजित का अर्थ छात्रों, बनाया गया था, रचा गया था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। और उन्हीं दिनों मुखर्जी महोदय ने रामन जी के समक्ष यानी सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लीजिए। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। निर्णय यानी फैसला एकदम मुश्किल था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, वित्त विभाग में अच्छे पद पर, प्रतिष्ठित यानी मान सम्मान वाले पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। जिसके साथ मोटी तनख्वाह यानी वेतन और अधिक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे और यही पद पर नौकरी करते हुए 10 साल का समय हो गया था। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। और उस समय में कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की नौकरी में आने का फैसला बड़ा साहस का काम था, हिम्मत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कई अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्हें लगा ज्ञान की साधना, माता सरस्वती यानी ज्ञान की देवी है, सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कई अधिक महत्वपूर्ण थी, ऐसा उन्हें लगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। कलकत्ता विश्व सारा शैक्षणिक माहौल यानी वातावरण में वे अपना पूरा समय अध्ययन यानी पूरी तरह से पढ़ना, अध्यापन करना, छात्रों को अध्यापन करना और शोध कार्य, अनुसंधान के कार्य में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, मन में उमड़ने लगा, हिलोरे का अर्थ छात्रों मन में आने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति यानी परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में हो गई। उस पर रामन का, चंद्रशेखर रामन का प्रभाव इसके रूप में खोज बन गई। आगे देखिए छात्रों, रामन ने अनेक ठोस रवों, देखो यहाँ पर बिल्लोर, मनीब, एक प्रकार का मनी जो ठोस है, मजबूत है, ठोस रवों और तरल पदार्थ, तरल यानी कोई भी द्रव्य पदार्थ पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया, जांच की, परीक्षण किया। अध्ययन यानी उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण, एक रंग की, एक वर्णीय यानी एक रंग की प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, ठोस यानी कड़े मजबूत, ठोस यानी रवेदार यानी एक प्रकार का बिल्लोर जैसा, एक हंडी जैसा बिल्लोर, जब उसे गुजरती है, ठोस पदार्थ से गुजरती है, जाती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वर्ण यानी रंग छात्रों। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब
फोटोन का अर्थ छात्रों प्रकाश का अंश। फोटोन यानी प्रकाश का अंश गुजरने के बाद एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरती हुई, तरल यानी द्रव रूप, या ठोस यानी बिल्लो और एक मणि जैसे मणि आकार के ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराती है। सूक्ष्मति सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, एकदम लघु कण को अणु कहते हैं। अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते, हिस्सा, ऊर्जा का कुछ अंश, पूरी तरह से शक्ति का, ऊर्जा का अर्थ शक्ति है, उसका अंश यानी हिस्सा खो देते हैं और या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में, एक ही रंग के प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी यानी बैंगनी रंग हम कहते हैं, जो अधिक गहरा, पर्पल भी जिसे हम कहते हैं। बैंगनी के बाद क्रमशः एक के बाद एक क्रमशः यानी नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। ये सारे रंग के नाम हैं। वर्ण यानी रंग। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा बहुत कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरती हुई एक ही वर्ण रंग का प्रकाश, जो चमकती हुई आभा तरल या ठोस रवों से जब गुजरती हुई जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता, और जिस परिमाण छात्रों, परिणाम नहीं, ध्यान पूर्वक देखिए, परिमाण, प्रमाण यहाँ पर नापने का, वही यहाँ पर ऊर्जा खोता या पाता, उसी हिसाब से उसका वर्ण, उसका उसी हिसाब से जैसा परिमाण है उसी प्रकार से उसका वर्ण यानी रंग परिवर्तित यानी छात्रों बदलता है, बदलाव, परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। क्रांति यानी परिवर्तन, क्रांति का अर्थ छात्रों परिवर्तन। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में, प्रकाश के स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग से संबंधित प्रायोगिक प्रमाण, प्रमाण का अर्थ छात्रों सबूत। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को पहले से किया हुआ, आइंस्टाइन के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, वैज्ञानिक प्रकाश को एक तरंग, एक लहर के रूप में मानते थे। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। आइंस्टाइन ने बताया था प्रकाश अति सूक्ष्म, अति लघु, सूक्ष्म का अर्थ बहुत छोटा, कणों को तीव्र धारा, तेज धारा, तीव्र धारा का अर्थ के समान है, बराबर। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की थी, एक गोली जिसे बुलेट कहते हैं उससे की थी, और उन्हें फोटोन नामक दिया, और फोटोन यानी प्रकाश का अंश, एक हिस्सा नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। उनकी मान्यता, आइंस्टाइन की मान्यता उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण, पूरी तरह से सम्मुख प्रत्यक्ष हकीकत में प्रमाण यानी सबूत दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है, साफ तौर पर यह सिद्ध करता है, प्रमाणित करना यानी कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी, एकदम तेज सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है, उसी प्रकार वह अपना कार्य करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। रामन की खोज यानी शोध से या शोध के कारण पदार्थों के अणुओं और परमाणु, अणु संबंधी, परमाणु संबंधी की आंतरिक संरचना, पूरी तरह से बनावट, संरचना का अर्थ अणु और परमाणु की जो आंतरिक यानी भीतरी संरचना है का अध्ययन सरल हो गया। सहज का अर्थ, पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड
स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान, तो परमाणु और अणु के बारे में यहाँ पर परमाणु संबंधी और अणु अणु के संबंध में यह यहाँ पर, और इन दोनों का भी यहाँ पर पूरी तरह से मेल के बारे में भी यहाँ पर कहा गया। उसी में वहाँ पर अणु पदार्थों के अणु और परमाणु की संरचना की सटीक उनकी बनावट किस प्रकार है, इसकी सटीक का अर्थ पूरी तरह से एकदम सच, पूरी तरह से सिद्धता करते हुए सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण, पदार्थों का पूरी तरह से संश्लेषण का अर्थ मिलाना, पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का तथा अनेक जो उपयोगी पदार्थ है उन पदार्थों का कृत्रिम पूरी तरह से बनावटी रूप में निर्माण संभव, मुमकिन, संभव का अर्थ मुमकिन हो गया। यानी छात्रों यहाँ पर अणु और परमाणु की संरचना की सटीक जानकारी रामन की खोज से यहाँ पर हुई। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। इतनी रामन प्रभाव और प्रभाव पर जो खोज निर्माण हुआ, इससे विश्व चोटी, विश्व यानी दुनिया की शिखर में जो वैज्ञानिक है उनकी पंक्ति में खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही, एक के बाद उन्हें पुरस्कार मिले। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि पदवी दी गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान, अधिकांश यानी छात्रों ज़्यादातर, उस दौर, उस समय में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम भारत अंग्रेजों के अधीन था। गुलाम का अर्थ अंग्रेजों का उस समय शासन था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान, भारत के लिए एक मिला हुआ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास यानी स्वयं पर भरोसा दिया, और अपने आप का सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मिक सम्मान और आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा कर दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया और विज्ञान के क्षेत्र में एक नया ज्ञान का भंडार खोल दिया। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। अधिक घना, गहरा का अर्थ, उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, अखंडित, अक्षुण्ण का अर्थ रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। दक्षिण भारतीय वेशभूषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने पर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे, पूरी तरह से सात्विक शाकाहारी भोजन लेने वाले थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। मदिरा यानी पूरी तरह से कोई भी मद्य आदि पदार्थ, जो द्रव पदार्थ, इससे पूरी तरह से परहेज, पूरी तरह से उससे दूर रहते थे। सख्त का अर्थ कड़ा विरोध था उन्हें। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का भी प्रदर्शन, रामन परहेज करते थे मदिरा से। तो देखिए क्या हो गया, बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया
वहाँ पर मदिरा शराब पीने से इनकार मनाही कर दिया। तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा, परिहास करना, हंसी मजाक करना, परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामन ने जब अल्कोहल पर रामन का प्रभाव प्रदर्शन और रामन प्रभाव असर प्रभाव का अर्थ प्रदर्शन कर हमें आनंदित, आह्लादित का अर्थ आनंदित किया, करने में कोई कमी, कसर का अर्थ कोई कमी नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? तो रामन पर अल्कोहल का प्रभाव असर का प्रदर्शन करने में क्यों यहाँ पर बाधा, परहेज क्यों? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। केवल उनका शोध पत्र लेखन तक ही रुका हुआ नहीं था, वहां पर सीमित नहीं था। सिमटा का अर्थ उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्रीय जागरण की पूरी तरह से इच्छा थी, और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। और देश में वैज्ञानिक विकास, चिकित्सक कार्य, वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन पूरी तरह से एक विचार चिंतन के विकास के प्रति समर्पित, पूरी तरह से अर्पित थे, समर्पित थे, निछावर थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, शुरुआती आरंभ के दिन याद रहे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा। ढंग यानी उनके तरीके की, प्रयोगशाला और साधन उपकरण यानी के अभाव में, कमी में काफी संघर्ष यानी जूझना पड़ा। कम साधनों में भी उन्होंने शोध कार्य करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत का अर्थ विकसित प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की। एक शोध कार्य करने वाली संस्था की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है, और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। और रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पर शोध कार्य इस नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। और देखो, भौतिक शास्त्र में खोज कार्य, अनुसंधान का अर्थ अन्वेषण, शोध कार्य करने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया, सैकड़ों शोध कार्य करने वाले छात्र, उन्हें विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, एक दीपक से दूसरे कई दिए जला जा सकते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए, विराजमान हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। विज्ञान के प्रचार के लिए वे करेंट साइंस, अभी वर्तमान में करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी एडिटिंग संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, केवल प्रकाश की किरणों का अभ्यास तक ही रामन का असर, रामन प्रभाव सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से अपने शख्सियत, व्यक्तित्व का अर्थ बच्चों, छात्रों, शख्सियत, हस्ती से व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को प्रकाशित, आलोकित करना। छात्रों, आलोकित यानी प्रकाशित, समूचे देश को प्रकाशित और प्रभावित, देश पर उनका प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। आगे देखिए छात्रों, रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। प्रतिमूर्ति यानी प्रतिरूप थे। उन्होंने हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही, हो रही, चल रही, घट रही का अर्थ घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं, विभिन्न यानी अलग अलग, कुदरती, प्राकृतिक का अर्थ कुदरती घटनाओं की छानबीन, खोज, तलाश, छानबीन का अर्थ
एक वैज्ञानिक दृष्टि से ही करे, तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश के किरणों की आभा के अंदर से, तभी तो उन्होंने संगीत की सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा, एक तेज प्रकाश के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत को खोज निकाला। वैज्ञानिक पूरी तरह से जो सिद्ध करने वाले जिसे सिद्धांत उन्होंने खोज निकाले, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है। बिखरी यानी फैली हुई है। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें फैली है जो अपने पात्र की तलाश में है। अपने योग्य पात्र का अर्थ अपने योग्य, कोई योग्य यहाँ पर आए और इसमें खोज करे, इसकी तलाश में है। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की। आज छात्रों ज़रूर वैज्ञानिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक विज्ञान के विषय में ज़रूर आज रुचि लेने की ज़रूरत है और रामन जी की जीवन से प्रेरणा लेने की, और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य, और प्रकृति यानी कुदरत के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। आज बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपे हैं, आज भी राज छिपे हैं, उनसे और पूरी तरह से शोध करने की आज आवश्यकता है। छात्रों ज़रूर आपने ध्यानपूर्वक इस रचना को, जो चंद्रशेखर रामन, जो वैज्ञानिक हमारे, जिसके रचनाकार धीरंजन मालवीय जी ने पूरी तरह से इस वैज्ञानिक के बारे में सटीक जानकारी, निश्चित ही इस संदर्भ में कोई भी आपको ज़रूर यहाँ पर कोई समस्या, कठिनाई लगती है या कोई प्रश्न उपस्थित हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर उसका उत्तर आपको छात्रों दिया जाएगा। इसके बाद इसकी एक नई क्लिप जो हम स्वाध्याय की बना रहे हैं। धन्यवाद छात्रों।